हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज हम लोग देखेंगे फ्रांस की क्रांति। ठीक है, जो क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 है, फ्रांस की क्रांति। इससे पहले हम लोग इससे पहले जो चैप्टर है, पहला चैप्टर है भौगोलिक खोज है, और उसके बाद कौन सा खोज है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। और 3 नंबर चैप्टर कौन सा है, फ्रांस की क्रांति, जो कब होता है 1789 में होता है। 18वीं सदी में क्या था, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग क्रांति होती है। 18वीं सदी में क्या होती है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति होती है, और 18वीं सदी में क्या होती है, फ्रांस की क्रांति होती है। तो फ्रांस की क्रांति के बारे में हम लोग देखेंगे। तो पहले उसमें जो फ्रांस की जो क्रांति है, पहले उसकी हम लोग प्राचीन क्या करेंगे, व्यवस्था को देखेंगे कि पहले फ्रांस में प्राचीन व्यवस्था क्या क्या थी। ठीक है ना, कोई भी चीज यानी बहुत वर्ष पहले जो बीत गया हो और वहाँ की जो व्यवस्था होती है वही व्यवस्था को क्या कहते हैं, हम लोग प्राचीन व्यवस्था कहते हैं। यानी कई सदियों की व्यवस्था जो प्राचीन समय में इस्तेमाल की जाती थी, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्राचीन व्यवस्था कहते हैं। तो हम लोग फ्रांस की क्रांति में जो पहला जो पॉइंट है, उसमें हम लोग फ्रांस की प्राचीन व्यवस्था के बारे में जानेंगे कि वहाँ की व्यवस्था कैसी कैसी थी, और कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे। ऐसे तो आपके बुक में बहुत सारे पॉइंट्स भरे हुए, लेकिन उसमें जो जो इंपॉर्टेंस पॉइंट है, उसी पॉइंट को क्या किया गया, कॉलेक्ट करके क्या करें, मतलब आपको समझाया जाएगा, ताकि मतलब कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो पहले हम लोग देखेंगे इसमें पहला जो पॉइंट है, ये ध्यान रखना है। पहला जो क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति कब होती है। फ्रांस की क्रांति कब होती है, 1789 में होती है। फ्रांस की क्रांति कब होती है, 1789 में होती है। पहला पॉइंट देखें, क्या है, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम। क्या है, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के अतिरिक्त 18वीं सदी में फ्रांस की क्रांति को देखने को मिला। जब 18वीं सदी चल रहा था, तब उस समय स्वतंत्रता संग्राम के साथ साथ क्या था, फ्रांस की क्रांति भी देखने को मिला हुआ था। यानी अमेरिका क्या करता, अपने स्वतंत्रता के लिए क्या कर रहा था, युद्ध कर रहा था। उस समय फ्रांस में भी फ्रांस की क्रांति देखने को मिला था। ठीक है, ठीक है। उसका अगला पॉइंट देखेंगे, 1789 के पूर्व, यानी 1789 के पूर्व, यानी कि जब फ्रांस क्रांति 1789 में हुई थी, तो उससे पूर्व, तो इस 1789 के पूर्व फ्रांस की स्थिति को पुरातन या प्राचीन शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। 1789 के पूर्व फ्रांस की जो स्थिति थी, उसको किस नाम से जानते हैं, या तो पुरातन या फिर प्राचीन शासन की व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो कहेगा फ्रांस की जो पुरानी जो स्थिति है, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो पुरातन प्राचीन शासन व्यवस्था के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट देखें, अगला पॉइंट है 18वीं सदी में फ्रांस को 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, 18वीं सदी में फ्रांस को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ध्यान रखिए। अगर कि फ्रांस को 18वीं सदी में कितने भागों में बांटा गया, तो फ्रांस को 18वीं सदी में कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से भागों में, तो कुलीन वर्ग में बांटा गया, पादरी वर्ग में बांटा गया, और साधारण वर्ग में बांटा गया। कितने वर्ग में बांटा गया फ्रांस को 18वीं सदी में, तो 3 वर्गों में, कुलीन वर्ग में, पादरी वर्ग में, और साधारण वर्ग में बांटा गया। ठीक है, फ्रांस को, तो फ्रांस को कितने भागों में बांटा गया, 3। कौन कौन से है वो, कुलीन, पादरी, साधारण। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट कर रहा है, फ्रांस में जो था वो बुर्बो वंश का शासन था। फ्रांस में किस वंश का शासन था, बुर्बो वंश का शासन था। किस वंश का शासन था, बुर्बो वंश का शासन था। ठीक है, राजा अनियंत्रित सत्ता का स्वामी एवं स्वेच्छाचारी था। वहां पे बुर्बो वंश का शासन था, लेकिन वहां के जो राजा थे वो अपने मन के हिसाब से क्या करते, शासन करते थे। यानी अपने स्वेच्छा के अनुसार वो शासन करते थे। यानी प्रजा पे उतना उनको चिंतन नहीं था, सिर्फ और सिर्फ अपने इच्छा अनुसार वो शासन करते थे। उनको जैसा लगता था वो वैसे शासन किया करते थे। तो वही कह रहा है कि फ्रांस में बुर्बो वंश का शासन था, जिसका राजा अनियंत्रित सत्ता का स्वामी एवं स्वेच्छाचारी था, यानी अपने मन का राजा था। ठीक है, तो कहेगा फ्रांस में किस वंश का शासन था, तो बुर्बो वंश का शासन था। वहां का शासक जो राजा था, उसका कैसा विचारता था, वो अपने मन सत्ता का स्वामी और स्वेच्छाचारी था, यानी सिर्फ और सिर्फ खुद के बारे में सोचता था। और फ्रांस में कितने वर्ग में बांटा गया था, स्टेट्स में बांटा गया था, 3, कुलीन, पादरी और साधारण में बांटा गया था। अगला पढ़ने का, फ्रांस में स्टेट्स जनरल सभा थी। फ्रांस में क्या थी, एक सभा थी जिसका नाम क्या था, स्टेट्स जर्नल। क्या नाम था, फ्रांस में एक सभा थी जिसका नाम क्या था, जनरल स्टेट था। क्या नाम था, स्टेट्स जनरल सभा थी। लेकिन इसकी बैठक तब 1664 ईस्वी से पहले तक हुई थी।
जो ठीक वहाँ पे जो फ्रांस में जो एक सभा थी जिसका नाम क्या था स्टेट्स जनरल, उसकी जो बैठक हुई थी लास्ट 1664 के पहले हुई थी, यानी 1664 के बाद ये बैठक कभी नहीं हुई। तो वही कह रहा है कि फ्रांस में स्टेट्स जनरल सभा थी, लेकिन 1664 के बाद इसकी बैठक कभी भी नहीं हुई। तो प्रश्न क्या है, फ्रांस में जो सभा थी उसकी बैठक किस वर्ष के बाद कभी भी नहीं, तो 1664 वर्ष के बाद, 1664 के बाद कभी भी इसकी बैठक नहीं हुई थी। किसकी, तो स्टेट्स जनरल सभा की बैठक नहीं हुई थी। अगला पॉइंट हम लोग अगला पॉइंट है फ्रांस की जनसंख्या में 90% लोग किसान थे। फ्रांस की जो जनसंख्या थी, पूरी जनसंख्या जो थी उसमें 90% लोग क्या थे, किसान लोग थे। क्या थे, किसान लोग थे। परंतु 60% भूमि, यानी पूरे भूमि का जो 100% भूमि था फ्रांस में, उस पूरे भूमि के 60% भाग पर क्या था, कुलीन एवं बड़े कर्मचारियों का अधिकार था। यानी कि जनसंख्या तो किसानों की ज्यादा थी, लेकिन उसके बावजूद भी क्या था, ज्यादातर जमीनों पर अधिकार किसका था, कुलीन एवं बड़े कर्मचारियों का, ना कि किसानों का अधिकार था। यानी किसान लोग क्या थे, एक साधारण थे, उनको जमीन पे, भूमि पे ज्यादा अधिकार नहीं था। ज्यादा अधिकार किसको था, तो कुलीन एवं बड़े। सोच लीजिए जनसंख्या ज्यादा होने के बावजूद भी क्या थे, उनका जमीन पर ज्यादा अधिकार नहीं था। इसलिए कहा जाता है कि कोई भी चीज जनसंख्या पर निर्भर नहीं करती है। आपको बस लाख जनसंख्या क्यों ना ज्यादा हो, लेकिन अगर सामने वाले की जनसंख्या कम है तो आपको पराजय करने की क्षमता रखता है। ऐसा नहीं कि जनसंख्या ज्यादा है तो आप किसी को भी मार दे सकते हैं, ऐसा कभी भी नहीं है। ठीक है, अगला पॉइंट हमने कुलीन एवं चर्च कर नहीं देते थे। उसमें जो थे कुलीन और जो चर्च वर्ग के जो लोग थे वो क्या करते थे, कर नहीं देते। क्या कर देते, कर नहीं देते थे। करों का जो सारा बोझ था वो किस पे था, साधारण जनता पे था। फ्रांस क्या, फ्रांस में कौन से लोग कर नहीं देते, तो कुलीन और चर्च वर्ग के लोग कर नहीं देते थे, जबकि करों का सारा बोझ किसके ऊपर था, तो कर्ज का सारा बोझ किसके ऊपर कर दिया गया था, साधारण जनता। वहाँ की साधारण जनता से ही कर लिया जाता था। ऐसा राजा था, शिक्षाचारी हुआ क्या था, निचले वर्ग के लोगों पे बहुत ज्यादा अत्याचार किया करता था। अगला पॉइंट है क्रांति के पूर्व फ्रांस की बढ़ती हुई जनसंख्या। जब फ्रांस में जो क्रांति हुई थी तो उससे पहले वहां की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ने लगी थी। ठीक है, तो वही कह रहा है फ्रांस के क्रांति के पूर्व, ठीक है, क्रांति के पूर्व बढ़ती हुई जनसंख्या ने फ्रांस में समस्या उत्पन्न कर दी थी। यानी फ्रांस की जब क्रांति हुई तो उससे पहले वहां की बढ़ती हुई जनसंख्या ने क्या थी, वहां पे बहुत ज्यादा उत्पन्न पैदा कर देती। अगला पॉइंट है गिल्ड एक व्यापारिक संगठन थी। गिल्ड जो थी क्या थी, वो एक व्यापारिक संगठन थी जो व्यापार की प्रगति नहीं होने देता था। जो क्या नहीं देता, व्यापार में प्रगति नहीं होता। फ्रांस में क्या थी, एक गिल्ड व्यापारिक संगठन थी जो व्यापार में प्रगति नहीं होने देता था। यानी कोई व्यापार करने आता था तो उनको व्यापार में रोक लगा देता था। तो वही कह रहा है गिल्ड क्या थी, एक फ्रांस की व्यापारिक संगठन थी जो व्यापार को आगे बढ़ाने में क्या करता था, रोका करता था। 1774 में लुई 16वां का सिंहासन रूढ़ होने के समय फ्रांस की आर्थिक स्थिति दयनीय थी। 1774 में क्या लुई 16वां, ठीक है, जो सिंहासन पर था तो वहां की जो शासन व्यवस्था की बहुत ज्यादा रूढ़ थी, जिसकी वजह से फ्रांस की आर्थिक स्थिति क्या हो गई, दयनीय हो गई। वहां की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा कमजोर हो गई। अगला पॉइंट देखेंगे, अमेरिकी स्वतंत्रता में अमेरिका की मदद करने पर फ्रांस पर 10 अरब लिवरों का कर चढ़ा। जब अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम हो रहा था तो उसमें फ्रांस भी अमेरिका की मदद करता है। तो उसमें अमेरिका की मदद करने के कारण क्या किया जाता है, फ्रांस पे क्या लगाया जाता है, फिर उसमें कर्ज चढ़ जाता है। जो कितना कर्ज चढ़ता है, 10 अरब लिवरों कर्ज चढ़ता है। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट्स हम बता दिए। ये किससे रिलेटेड, ये फ्रांस की प्राचीन व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है ना।